नमस्कार, मैं रोहित चंदेल 2030 के भारत में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2030 के भारत में हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, हम बात करते हैं जीरो हंगर की और हम बात करते हैं स्वच्छ और साफ एनर्जी की। आज इस इन विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत जो मेहमान मौजूद हैं वो यूं तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में बताना मेरे लिए खुद को गर्व की अनुभूति है मेरे लिए कि हम आज ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो दिव्यांग कल्याण और अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं। बिहार को विकलांगता मुक्त करने का एक दृढ़ संकल्प लेकर कई दशकों से चल रहे हैं और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर चुके हैं। पद्मश्री से सम्मानित श्री विमल कुमार जैन जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 2030 के भारत में। मैं जैसा कि आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि आप बिहार के मुंगेर से हैं बेसिकली। फिर आप वहाँ से निकल के आज जो है पद्मश्री से सम्मानित हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। बहुत संक्षेप में सर जानना चाहूँगा कैसा रहा अभी तक का ये बीच का सफ़र, मुंगेर से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मुंगेर से यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। जी। बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ की आशा की किरण के रूप में कुछ नहीं दिखता था, वहाँ पर आशा की किरण के रूप में हम लोगों की पहचान बनी है। हम्म। मैं जेपी आंदोलन का सिपाही रहा हूँ जी। और उन्होंने अपने आंदोलन के समय एक बात कही थी कि सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम्म। राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा आंदोलन सत्ता नहीं, समाज बदलने का है। हम्म। तो ये बात कहीं न कहीं जहन में विराजमान थी। उसी का नतीजा था कि क्या किया जाए, हम्म। हमारा क्या योगदान हो सकता है। सब लोग, अधिकांश लोग पाने के लालच में रहे और मेरे मिजाज में था कि हम समाज के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। हम्म। एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद फ्रॉम बिगिनिंग सामाजिक कामों से लगे रहे हम्म। और फिर बिहार में लगा कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि दिव्यांगता का, जहाँ लाखों दिव्यांग बिहार के अंदर हैं हम्म। और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम्म। तब एक छोटा सा कैंप किया था हमने 1997 में। हम्म। उस कैंप के माध्यम से समझ में आई कि एक ऐसी समस्या है कि जिसके निदान में हम लग सकते हैं। और वहां से एक यात्रा शुरू हुई हम्म। और अभी वो 27-28 साल की यात्रा हो गई। एक छोटे से गैरेज से प्रारंभ किया था हमने, आर्टिफिशियल लिम्ब बनाकर देना, हम्म। ताकि जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम्म। उस समय तक बिहार के अंदर किसी को बैसाखी की भी जरूरत होती थी तो वो दिल्ली या जयपुर की ओर देखता था। हम्म। बिहार में उसके लायक कोई साधन नहीं था और गरीबी इतनी कि वो बैसाखी के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे। हम्म। आज हजारों लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, चल रहे हैं, इस बात का सुकून है। परंतु एक बड़ी यात्रा में हम निकले हैं। हम्म। वो यात्रा है 21वीं सदी का बिहार, हम्म। दिव्यांगता मुक्त बिहार। यानी जो शारीरिक दिव्यांगता है, हम्म। उस समस्या को हम दूर करने में सक्षम हैं। लोगों का सहयोग और बाकी का पार्टिसिपेशन हमारे हम्म। साथ हो तो हम जल्द ही इसको दूर करेंगे। और आपने 2030 का भारत की बात की है, मैं भी जो है 2030 तक दिव्यांगता मुक्त बिहार हम्म। बनाने के प्रयास में लगा हूँ। ये एक छोटा सा योगदान समाज के लिए देने की कोशिश है। बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा।
हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 2030 तक सिर्फ बिहार ही नहीं, क्योंकि आप बिहार को लेके अडिग हैं, बिहार के साथ साथ देश के और ऐसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जी इवन जी मध्य जी। प्रदेश है, यहाँ के जो दिव्यांगजन हैं उनके साथ भी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। हम्म, तो हम आशा करेंगे कि 2030 तक ये सारी समस्याएं खत्म हो। हम्म, लेकिन सर, जैसा कि आपने जेपी जी के आंदोलन का जिक्र किया, आप उससे जुड़े हुए थे, हम्म। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि ये जो समाज कल्याण की आप बात कर रहे हैं, समाज सेवा की आप बात कर रहे हैं, ये अगर राजनीतिक रूप से आप उसमें प्रतिभाग लेते, अगर सत्ता में रहकर आप इन कामों को करने की कोशिश करते तो शायद और बेहतर होता। नहीं, क्या? बात आपकी सही है। परंतु ये जो समस्याएं हैं, ये राजनीति 5 वर्षों की हर राजनीतिक दल करते हैं। हम्म। परंतु ये लंबे समय तक की सेवा की राजनीति है। हम्म। और जब हम कल बात करते हैं 2030 की, कि समाज में हर तरफ स्वच्छ, समृद्ध और विकसित भारत, विकसित बिहार की बात करते हैं, तो हम्म। ये एक लंबी यात्रा है। पहली बार मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री देश के, इसने राजनीति, यानी कि अगले 5 साल की राजनीति की बजाय एक विकसित भारत, समृद्ध भारत की कल्पना की है कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाए। हम्म। तो उस दिशा में राजनीति में इस ढंग का रिस्क लिया जाना बहुत हिम्मत का काम है। और मैं कह सकता हूं कि एक राष्ट्र नीति को राजनीति में बदलने का प्रयास इन्होंने किया है। मेरी शुभकामना है उनके साथ। आगे तो सरकार है, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जी। और मैं जिस क्षेत्र में जिक्र कर रहा हूँ, हम्म। वो क्षेत्र आज तक, क्योंकि ये वोट बैंक का क्षेत्र नहीं है, ये समाज परिवर्तन का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग कैसे समाज को परिवर्तित करें, ताकि जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, दिव्यांग हैं, वो जीवन की, समाज की मुख्य धारा में आ सकें, ये एक प्रयास है। और अभी तक की राजनीति में सबसे उपेक्षित यही लोग रहे हैं, क्योंकि राजनीति की वोट बैंक के लिए सोचता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज परिवर्तन के लिए सोचता है। जी। सर, इससे ही जुड़ा हुआ बात तो हमें शिक्षा और दूसरे विषयों पर करनी है, लेकिन हम उस पर भी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि अब बात निकल रही है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा दिव्यांग जनों को लेकर। एक बहुत अच्छा मतलब ये रहा कि पहले हम उनको विकलांग बोलते थे, मोदी हम्म। जी की सरकार आई, उन्होंने एक दिव्यांग एक शब्द दिया, चलन में जी आ गया। और दिव्यांग एक अच्छा शब्द है जो सम्मान पूर्वक उनके कहीं ना कहीं जो भी उनकी डिसेबिलिटी है उसको उजागर ऐसे नहीं करता है। जी। लेकिन आप क्या ये मानते हैं सर कि जो वर्तमान स्थिति है, दिव्यांगों को लेके सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। जो जमीनी हकीकत आप देखते हैं, सरकारों की, राजनेताओं की कितनी इच्छा शक्ति है कि वो दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए वाकई में, जैसे अन्य वोट बैंक के लिए वो काम करते हैं, वैसे ही दिव्यांग जनों के लिए भी काम कर रहा हूँ। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। मेरा खुद का देखा हुआ है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके बाहर दिव्यांग व्हील चेयर्स पे लाइन लगा के घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिलता है। सही साफ बात सफाई स्वच्छता की आप बात करेंगे तो कहने के लिए सार्वजनिक प्लेसेस है। पे दिव्यांगों के लिए एक शौचालय बना रहता है, लेकिन आम आदमी के लिए वो सफाई नहीं रहती, तो दिव्यांगजन उसमें जाके क्या ही जो है अपना वो करेगा। तो ये जो जमीनी हकीकत दिखती है और एक कागजी हकीकत दिखती है कि बहुत कुछ हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये हो है या बहुत पीछे हैं अभी अपन? बहुत बहुत अच्छा चीजों से। सवाल है आपका। पहली बात कि दिव्यांगजन सच में उपेक्षित हैं। इनके लिए आदरणीय कल ही मैं सोच रहा था कि इस प्रधानमंत्री को क्या सूझी हम्म। कि करोड़ों शौचालय बनवा दिया इन्होंने, जन धन खाता खुलवा दिया इन्होंने, उसी तरह से बैंक बैंक अकाउंट के अलावा जो है उज्ज्वला योजना ला दी। गैस ये घर। सब जो है
राजनीति का विषय तो नहीं था। हम्म। परंतु जिस समय ये सब योजनाएं आई तो खुद मैं भी मजाक करता था कि ये जो है गरीब को झुंझुना हम्म। पकड़ाने जैसा है। हम्म। परंतु आज लग रहा है कि कहीं न कहीं सोच अच्छी थी, जिसके कारण आज करोड़ों लोग जो हैं इससे लाभान्वित परिवार हो रहे हैं। इसमें ये बात सही है कि उसको लागू करने वाली जो टीम है, जो मिशनरी है, हम्म। जो राजनीतिज्ञ हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनमें उतना जज्बा है कि नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम्म। जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बात भी सही है कि वो सफाई अभियान हो तो सफाई दिवस के दिन वो झाड़ू लेकर हम्म। निकलेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे। हम्म। परंतु इसका असर नई पीढ़ी पर जरूर पड़ रहा है, जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि ये एक दिन में बदलने वाला काम नहीं है। जी। ये रचनात्मक काम है और इट विल टेक टाइम। टाइम लगना है इसको। और हम्म। इस टाइम को लगने में हम 50% सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ी 80% सुधरेगी। ये अंतर चल रहा है। सर। मैंने हम्म। अभी एक और बात, जी जी। एक जो है डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी, हम्म। तो मैंने इमरजेंसी ये जिस समय कोरोना काल आया, बीच में। काफी बड़ी संख्या में लोग, एक ढंग से कहें तो पूरा विश्व अराजक स्थिति में आ गया था। जी। उस समय हम लोगों ने करीबन 1,000 बच्चे, वैसे बच्चे जिसके माता या पिता ब्रेड अर्नर जो थे, हम्म। कमाने वाले घर के, उसका देहांत हो गया। उनको न उस समय तक कोरोना के कारण मुआवजा मिल सकता था, न कोई व्यवस्था नहीं थी। हम्म। उस समय हम लोगों ने तय किया कि 1,000 बच्चों को, जो नाबालिग हैं, हम्म। निराश्रित हैं, उनके बैंक खातों में हम्म। हम 500 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से भेज सकें। हम्म। उस समय हमको जनधन खाता जो सरकार ने खुलवाया था, हम्म। वो मुझको बहुत बड़ा आधार मिला। और बिना वेरिफिकेशन के मैं 756 बच्चों को हम्म। खाते में 3 साल तक 500 रुपए के हिसाब से भेजता रहा। ये हम्म। दूरदृष्टि प्रधानमंत्री की थी, डिजिटल इंडिया की, हम्म। जिसका लाभ हमको उस समय सहायता पहुंचाने में बिल्कुल। हुआ। तो मैं सच में धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो एसेस करना कि किसको दें और किसको ना दें। एक दूसरी जटिल बात क्या, समस्या होती। दूसरी बात ये थी कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम्म। बाजाप्ता मोबाइल के कारण उनके फोटोज, उनका आधार कार्ड, उस समय तक तो चलना फिरना भी हम्म। प्रतिबंध था। उस समय उन लोगों ने भेजा और हम लोगों ने ये काम किया। तो हम्म। कितना बड़ा जो है परिवर्तन महसूस हुआ, और बिना किसी गड़बड़ी के। तो बिल्कुल एक सही बात है। आन जी जी जी। चलिए। दूसरा, सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति कई बार हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज ये आती है। टीचर्स, एक आंकड़ा ये भी बताता है कि लगभग जो है 2600 से ऐसे विद्यालय हैं, ये संख्या और बढ़ सकती है, जहाँ सिर्फ एक टीचर है। होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, सिर्फ एक टीचर है जो पूरे स्कूल को चला रहा है, पढ़ा रहा है, संभाल रहा हम्म। है। अब वो कैसे कर रहा होगा ये भी एक बड़ा वो प्रश्न है। कर क्या रहा होगा, सीधी सी बात है कि खाना पूर्ति हो रही है, बस। कि तो स्कूल है, ये बाकी कुछ अगर नहीं। हमें आपको दिखता है तो मुझे लगता है कि सरकारों को भी दिखना चाहिए, अगर बदलाव की बात करनी है तो। दूसरा सर, इसमें चैलेंज वाला जो प्रश्न था मेरा, वो ये था कि आप अक्सर देखते होंगे टीचर्स की ट्रेनिंग की, जब मैं पढ़ भी रहा था तो समझ में आया कि एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग बेहतर नहीं है, एक उनको वो करने की जरूरत है। भर्ती जो प्रोसेस है एक, वो बहुत जो है शायद स्लो है। जैसा कि बताया कि भाई 2600 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही एक टीचर है, तो भर्ती भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। जी। तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिलती है वो ये कि जो शिक्षक हैं उनसे गैर शैक्षणिक काम जो है वो ज्यादा कराए जाते हैं। चुनाव आया, गाड़ी में भरे और चल दिए। जी जनगणना जी। करानी है, गाड़ी में भरे और दिन दिन रात रात लगे पड़े हैं, वो कर रहे हैं। इस शिक्षक को, शिक्षक की वैल्यू, क्या आप ये मान के चलते हैं कि ये थोड़ी सी जो है हमने उस तरीके से शिक्षक को उस पद पे नहीं रखा,
या कहीं ना कहीं पीछे हट गए, जैसे पहले था आपके जमाने में होगा। आपके जो टीचर, आपके जो मास्टर साहब होंगे, जैसे मेरे बाबूजी बताते हैं कि वो एक बार पढ़ा दिए तो वो ऐसा पढ़ाते थे कि याद हो जाए, और स्ट्रिक्ट भी होते थे, और तमाम तरीके की चीजें थी। तो क्या वो पद टीचर्स का हमने जो है निमतर कर दिया है, ये भी एक वजह है? नहीं नहीं, ये नहीं है। असल में अ, जो कैपेसिटी एक स्कूल के अंदर 4 टीचर की है और आप एक रखेंगे तो कैसे चलेगा? उसका जो है, अब कोर्ट के अंदर 50 जज की नियुक्ति होनी है और हैं 10, हम्म। कैसे चलेगा? तो इसको कैसे जो है, क्योंकि इसके साथ मनी भी इन्वॉल्व है, सैलरी भी इन्वॉल्व है, सब हम्म। चीजें हैं। सरकार के पास लिमिटेड साधन होते हैं। इसको कैसे किया जाए, ये एक बड़ा विषय है बहस का। और इसको कैसे रूल आउट किया जा सकता है, समाधान निकाला जा सकता है, ये अब सिर्फ टीचर ही क्यों, वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए, हाँ। भवन अच्छा चाहिए। एक और ग्लोबल एजुकेशन की बात हम करते हैं, उन बच्चों के इस ढंग की पढ़ाई अब होनी चाहिए गांव तक, कि हम्म। जो ग्लोबल एजुकेशन उसको मिल सके। हम्म। टीचर्स को भी उस स्टैंडर्ड पे खड़ा होना होगा। ये हम्म। एक भविष्य की कल्पना है। इस हम्म। कल्पना को 2030 नहीं तो 2047 तक कैसे हम पूरा कर पाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बिल्कुल। अब जो पढ़ाई है, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई हो रही है। जी और जी। टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचे, गांव के स्कूल तक पहुंचे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बिल्कुल सही बात है। और वो अभी तक जो है, अभी तक तो गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी, अब तो हम्म। बिजली भी होने लग गई। हम्म। शौचालय नहीं होते थे, वो भी अब होने लग गए। हम्म। देश भी इतना बड़ा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में जितनी तीव्रता इस प्रधानमंत्री ने दिखाई है, टारगेटेड वे में, टाइम बाउंड सिस्टम में, ये विजन शायद पहले नहीं रहा होगा। परंतु इनको भी बड़ा चैलेंज है। हम्म। यदि देश को बनाना है तो गति को और तेज करना पड़ेगा। सर, कुपोषण, भूख से जुड़ा हुआ एक मामला कुपोषण का भी है। मैं 0 से 3 साल तक के 55% बच्चे ऐसे हैं, बिहार की ये स्थिति है, जी जी जी। कि जो अभी भी कुपोषण की मार झेल रहे हैं, या कुपोषण। और ये समय के साथ सुधरा जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म होने की उम्मीद अभी आसपास के सालों में तो नजर नहीं आती है। हम्म। क्या वजह सर मानते हैं कि हम कहाँ, मतलब अगर नीतियों नियमों के अनुसार देखें, कहाँ हम पीछे रह गए हैं या रह जाते हैं? यदि आप बुरा ना माने तो जी। 70 साल में देश के अंदर हमारा हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और सबके लिए चिंता करने का समाज या नीति नहीं रही। हम्म। पेपरों में जरूर रही, वहां तक नहीं पहुंची। उसका नतीजा कि ये लोड 70 सालों के बाद भी हमारे सर पर है। बगल में पाकिस्तान है, हम्म। वहां की स्थिति की आप कल्पना करें तो शर्म आ जाएगी कि आटे के लिए भी लोग जान लेने को उतारू हैं। 400 500 रुपये। हाँ, तो ये जो है, कम से कम अब तो पहले की अपेक्षा संवेदनशीलता बढ़ी है। हम्म। ठीक है कि और बढ़नी चाहिए, परंतु जो बढ़ी है पहले की अपेक्षा बिहार के अंदर इंसेफ्लाइटिस से कुछ जिलों के अंदर अचानक एक महीना ऐसा आता था कि उस समय फटाफट 100 200 300 बच्चे मर जाते थे। हम्म। मैं यहाँ के मंत्री थे जो भी, हम्म। उनको मैंने कहा कि थोड़ा विशेष उस सेक्टर को आप ठीक कराइए। हम्म। तो उन्होंने कराया, तो उसके बाद से अब वो नहीं के बराबर बच्चे मरते हैं। हम्म। उसमें इलाज की भी सुविधा, कुपोषण से निकलने की भी सुविधा, ये सब चीजें हम्म। हुई है। हम्म। सरकार भी अब बड़े रूप से करती है, परंतु क्या कर सकते हैं, मिशनरी ही पूरी तरह से गड़बड़ हो तो अच्छे से अच्छे नियम और कानून भी फेल हो जाते हैं। मिशनरी तो सर ठीक करने का भी तो काम उनका ही है ना, ये हमारा उन्हीं का काम तो है ठीक नहीं। है। हमने तो उनको चुन के वहां रखा अपने भले के लिए, लेकिन सही वो बात अपने नीचे के लोग कैसे चुन रहे हैं वो उनका काम है। तो अच्छा, है। ये एक ऐसी चीज चलिए, है, बड़ा डिबेट का विषय ये है। एक बड़ा डिबेट का विषय है, हम इससे अलग हटते हैं। हाँ जी। एक सर,
मैं अंतिम प्रश्नों की तरफ अब बढ़ता हूँ धीरे धीरे। हम्म। बात जब होती है अंत्योदय की, कि हाँ भाई हम्म। अंतिम व्यक्ति तक आप हर चीज पहुंचाएं, तो कहीं ना हम्म। कहीं पूरा मैनेजमेंट बेहतर होने की जरूरत है। हम्म। एक आम आदमी के रूप में जागरूकता तो एक विषय है ही, कि भाई हम्म। जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं भूख से लोगों को और जागरूक करेगा, बचा पाएगा, भूखे मरने से लोगों को हो सकता है बचा पाए। जागरूकता के अलावा सर ऐसा और कौन सा दूसरा फैक्टर आप देखते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा, जैसे बिहार का एक क्रांतिकारी अभी तिवारी जी थे, वो पुलिस के हाथों जो है मारे धराशायी गए। हो गए। ऐसे लोग जब आगे आते हैं बोलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, आज के दिनों में आप देखेंगे आपके सीतामढ़ी से और इससे बहुत से यूट्यूब के चैनल वाले कार हम्म। एकदम से वो हो गए प्रकट। वो क्या करते हैं कि उन्होंने सड़क बनाई सरकार ने, सड़क की क्वालिटी चेक करने के लिए, फैक्ट चेक करने वो गए, उन्होंने अपने कैमरे पे दिखा दिया कि देखो बजरी फैली हुई है, धांधली हुई है। अगले दिन उस आदमी के ऊपर पुलिस पहुंच जाती है, उससे दूसरा वीडियो बनवाया जाता है कि माफी मांग, हम्म। कि तुमने गलती की। ये तो आदमी जागरूक होना चाह रहा है, हम आप जागरूक होना चाह रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं हमारे बगल में चीज गलत हो रही है, हमने मोबाइल उठाया, झट से सोशल मीडिया की ताकत दिखाई, लेकिन उसके बाद हमारे लठ पड़ने लगी। तो ऐसे में इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं कि इस व्यवस्था में एक आम नागरिक जो जागरूकता अपनी दिखा के कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रशासन के हाथों मारा जा रहा है। एकदम सही कहा आपने। परंतु इसका इलाज संघर्ष ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, वो अंडरस्टैंडिंग है सर, क्योंकि संघर्ष ही करके शायद कोई उपाय नहीं है उसका जो पहुंचे, है। उसके अलावा कुछ है नहीं। भारत की ऊर्जा की जरूरतों का आप कैसे देखते हैं सर? जब हम क्लीन एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो बड़े स्तर पे भारत उस पे काम कर रहा है, लेकिन अभी और कितना आप स्कोप देखते हैं, क्योंकि है भी, और जब वर्तमान की स्थिति कैसे देखते हैं जहां हम अभी भी 70% अपनी जो बिजली है वो कोयले पर ही आश्रित है, उस स्थिति में? देखिए, सबसे पहले तो नितिन गडकरी जी को हम लोग धन्यवाद दें कि उन्होंने ऊर्जा के नए नए स्रोत खड़े करने की कोशिश की है। जी। पेट्रोल और डीजल से हटकर भी जो है हम्म। नया इजाद करने का। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी ने भी सोलर एनर्जी के लेकर अचानक पिछले 10 सालों के अंदर विश्व के सेकंड स्थिति में हम आ गए हैं। हम्म। और अभी भी जो है उन्होंने जो स्कीम्स निकाली है कि हर घर, जो भी घर में आप सोलर लगाएंगे उसकी सर। जो एनर्जी वो खरीद लेंगे, और आपको जो है जीरो बिजली का पेमेंट करना पड़ेगा। हम्म। तो ये एक प्रयास शुरू हुआ है, अच्छी बात है ये। हम्म। और ऐसे ही जो है आने वाले दिनों में सस्टेनेबल एनर्जी के लिए ये हम्म। जरूरी हो गया है। हम बहुत लंबे समय तक कोयला पर या पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हम्म। सेल्फ जनरेटेड एनर्जी, चाहे वो सोलर हो या फिर और भी जो तरीके नए हो सकते हैं, हम्म। एथेनॉल है, इन सब के माध्यम से, और रोज इनोवेशंस हो रहे हैं। अभी के समय में सरकार और जो इस ढंग के कामों में लगी हुई रिसर्च ओरिएंटेड एजेंसीज है, हम्म। वो कहीं न कहीं अच्छा रिजल्ट दे रही है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी तो जो है अभी टाइम लगेगा इसको। जी, अभी टाइम लगेगा। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आज के दिन का, और आपके साथ इस सेशन का। आ, ये कई बार देखने में आता है, जैसे हाल के दिनों में भी मोदी जी एक कार्यक्रम में थे, शायद आर भारत के एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने वहां पे विपक्ष को घेरते हुए बोला कि ये मुझसे पूछते हैं कि एनर्जी कहाँ है, हम्म। ऊर्जा कहाँ से आ रही है, और ये मुझसे पूछते हैं कि वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, और जब मैं करने जाता हूँ तो ये झंडा बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। अब भाई मुझे माइनिंग करनी है, माइनिंग करूंगा, कोयला निकलेगा, कोयला निकलेगा तो बिजली बनेगी, पर माइनिंग करने जाओ तो एक पर्यावरण वाले पर्यावरण जीवी आ जाते हैं। जी जी आप इस जी। चुनौती को सरकार के पक्ष से तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन आपके नजरिए से आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष कि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी, विपक्ष का जिम्मेदार होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और इन दोनों के बिना विपक्ष जो है किसी काम का नहीं।
और दुर्भाग्य है देश का कि अभी का विपक्ष कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल सही। सही बात को सम यदि देश का विश्व के अंदर सम्मान हो रहा है तो हमको स्वीकारना चाहिए। इवन मान लीजिए गलत भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी सार्वजनिक मंच पर आपको बचना तो चाहिए। हम्म। फिर दूसरा कि विकास वाली नीतियों के साथ हम्म। आप उसकी खूब आलोचना करें, अच्छी बात है, परंतु खुद एक मॉडल भी प्रस्तुत करने का माध्यम निकालें। हम्म। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कुछ भी बोल देना ये हम्म। देश हित में नहीं है। वैसे ही आम नागरिक के लिए भी यही बात है कि अभी तक हम सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ते थे, हम्म। परंतु संविधान में स्पष्ट है कि एक अच्छे नागरिक के लिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जो है उनका करना जरूरी है। हम यही बात कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम्म। कहीं ना कहीं अगर एक आम नागरिक अपने और अधिकारों की दूसरी बात एक करता है। बात जी। और जी। कि अभी हम एक प्रोसेस में चल रहे हैं, विकासशील। देश के विकास के तरक्की के प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी मंजिल पर पहुंचे ही नहीं है हम, ये प्रक्रिया चल रही है। तो हम निर्धनता से संपन्नता की ओर, हम्म। संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हम्म। हैं। इस प्रोसेस के अंदर सबका योगदान बहुत जरूरी है और थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जब अंतिम लक्ष्य एक ही होगा जो आपने कहा है, अंत्योदय, समाज का अंतिम व्यक्ति तक आपकी बराबरी तक आ जाए, ये शासन का कर्तव्य होगा कि उस लक्ष्य को पूरा कराए।